नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं श्री जी की बगिया में। दोस्तों, आज खेती और मनुष्य दोनों ही संकट के दौर से गुजर रहे हैं और मनुष्य के लिए खेती ही जीवन है, क्योंकि यहीं से उसे अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए खाद्य पदार्थ मिलते हैं। दोस्तों, अगर खेती संकट में है तो जीवन भी संकट में है, इसलिए खेती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। दोस्तों, आज देश का किसान या बाग बगीचों में सब्जियों को उगाने वाले गार्डनर ये सभी संकट में हैं और यहाँ से मिलने वाली उपज जो खा रहे हैं वो खाने वाले भी आज संकट में हैं। दोस्तों, आज के समय में देश का किसान या गार्डनर नई नई तकनीकियों को अपना रहा है और उसके बावजूद भी कृषि घाटे का सौदा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, आज मैं इसी विषय के ऊपर आप सभी से बात करूंगा। देखिए दोस्तों, खेती बिल्कुल सरल है। खेती को करने के लिए शुरू में दो ही नियम होते हैं। पहला नियम है कि हम खेती कहाँ करेंगे, तो हम गेहूँ बोएंगे, गन्ना बोएंगे, धान बोएंगे, सब्जी बोएंगे, फल लगाएंगे, तो कहाँ बोएंगे? खेत में बोएंगे। दूसरा नियम, जो हम खेत में फसल को बो रहे हैं तो उसके लिए मनुष्य की दो ही चीज़ें काम करती हैं। एक उसका दिमाग कि उसने खेती को कैसे करना है, और दूसरी उसकी मेहनत कि उसने खेती को किस तरह से करना है। दोस्तों, दिमाग मेरे कहने का मतलब उसकी मैनेजमेंट कि ज़मीन हमारी कैसी है, हम इसमें कौन सी फसल लगाएं और किस समय में लगाएं जिससे हमें उसकी पैदावार अधिक मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए ज़मीन को देखना होगा कि ज़मीन कैसी है, उसका करैक्टर कैसा है। दोस्तों, ज़मीन के 3 करैक्टर होते हैं: बायोलॉजी करैक्टर, फिजिकल करैक्टर और केमिकल करैक्टर। दोस्तों, बायोलॉजी करैक्टर का मतलब होता है कि क्या ज़मीन में जीवितता है, क्या ज़मीन में संजीवता है, यानी ज़मीन क्या संजीव है। संजीव के मायने कि जीवों से परिपूर्ण है, मतलब इसमें जीवन है। जीवन क्या है? इसमें सांप रहता है, इसमें बिच्छू रहता है, इसमें चींटी रहती है, इसमें दीमक रहती है, इसमें नेवला रहता है, इसमें चूहे रहते हैं, इसमें केंचुआ रहता है और नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव भी रहते हैं। तब जाकर इनके कारण से ही ज़मीन संजीव है। दोस्तों, अब मैंने इस ज़मीन में रासायनिक उर्वरक डाले, रासायनिक कीटनाशक डाले। दोस्तों, कोई भी ऐसा कीटनाशक डाला जो दीमक को मारता है, वाइट ग्रब को मारता है, नीमाटोड्स को मारता है, तो जब हमने इसमें कीटनाशक डाला दीमक को मारने के लिए, ब्राइट ग्रब को मारने के लिए डाला या नीमाटोड्स को मारने के लिए डाला, तो दोस्तों इसके साथ साथ ज़मीन में रहने वाला हर जीव भी मरता है। तो दोस्तों, ज़मीन की संजीवता तो ख़त्म, यानी कि बायोलॉजिकल करैक्टर ख़त्म, तो फिर इसके फिजिकल करैक्टर भी ख़त्म कैसे? केंचुआ, दोस्तों, केंचुए को कहा गया है कि ये ज़मीन का प्राकृतिक फुलवाहा है। वो कैसे? केंचुआ दिन में एक बार ज़मीन में 6 से 7 इंच तक नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है, यानी ज़मीन में 2 सुरंग बनती हैं और खेत में तो लाखों केंचुए हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब कि ज़मीन में तो एक दिन में लाखों सुरंगें बन गई। तो ऐसा होने से दोस्तों ज़मीन मुलायम होती है, ज़मीन हवादार होती है और इन सुरंगों से हवा ज़मीन तक जाती है और बरसात में बरसात का पानी भी ज़मीन में जाता है, जो कि ज़मीन में समाता है। तो दोस्तों, जो ज़मीन की सॉफ्टनेस है, ज़मीन का जो एयर स्पेस है, ये ज़मीन की फिज़िकल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, चूहा, नेवला, केंचुआ ये सब मिलकर ज़मीन में एयर स्पेस और सॉफ्टनेस बनाते हैं। दोस्तों, अगर ये ख़त्म तो सबसे पहले
बायोलॉजी प्रॉपर्टी ख़त्म और उसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, जहाँ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है तो वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी का विकास होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ये घास है, अभी इसको बोलते हैं खरपतवार, और जब इसे मैं उखाड़ लूँ और जब ये सूख जाए तो इसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। दोस्तों, अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुनना कि जब ये घास नमी में रहेगा तो ये कार्बन बनेगा। अगर ये ड्राई रह गया तो इसे दीमक खा लेगी, और गीला होगा तो इसे केंचुआ खा लेगा, और जब ये कार्बन बनेगा तो इसको सूक्ष्म जीव खा लेंगे। तो इससे क्या निकलेगा? जीव द्रव्य। दोस्तों, ज़मीन में नाना प्रकार के जीव मरते हैं और जो उनके अवशेष हैं, अंश हैं, उसे जीवांश कहते हैं। और जब ये जीवांश बढ़ता है तो ये अगली फसल का भोजन होता है। दोस्तों, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मिट्टी की जांच होने पर हमें कहा जाता है कि ज़मीन में 1% से ऊपर ह्यूमस होना चाहिए, लेकिन अभी मिट्टी की जांच करवाएं तो कितना ह्यूमस है? 0.3%। दोस्तों, जहां 1 होना चाहिए था वहां 0.3 है, और 0.3 जो है वो ह्यूमस नहीं है, वो केवल कार्बन है। और रिपोर्ट में लिख कर आता है जीवांश। वो जीवांश नहीं है, क्योंकि जीवांश को चेक करने की अभी तक कोई मशीन ही नहीं आई है। अब ज़मीन में जीवांश की मात्रा केवल 0.3 है, और आपको खेत या बाग बगीचों में लगानी है सब्जियां या कुछ और। अब इनको कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं, और इसके अलावा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी होते हैं, जो पौधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो ज़मीन में है ही नहीं। दोस्तों, अब सब्जियों को ज़मीन में उगा दिया और वो उग भी जाएंगी, लेकिन वो बढ़ नहीं रही हैं। तो किसान या गार्डनर दौड़ेगा परेशान होकर कहाँ? दोस्तों, कृषि वैज्ञानिकों के पास, या जो दवाई या फर्टिलाइज़र बेचने वाले होते हैं वहाँ जाएगा और कहेगा कि साहब, हमने खेत में सब्जियां लगाई थी लेकिन वो बढ़ी ही नहीं। तो साहब का क्या उत्तर आएगा कि खेत में यूरिया डाले थे, DAP डाले थे? तो बोलेगा बाबूजी नहीं डाले थे। तो साहब का क्या उत्तर आएगा फिर? तो फिर और डालो। तो किसान उनके कहने पर और फर्टिलाइज़र डालता है। ज़मीन तो दोस्तों वीक है, और फिर कोई और बीमारी लग गई तो फिर दवाई भी डालता है। और घर में पशु नहीं है तो खेत में खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड भी डालता है। तो इससे होता क्या है कि दोस्तों, खेतों में हमने अंधाधुंध फर्टिलाइज़र और कीटनाशक डालकर ज़मीन को हमने निर्जीव बना दिया। उसमें जितने भी प्रकार के जीव जंतु और सूक्ष्म जीव थे उन सबको मार दिया, और फिर उसमें हमारी फसल भी मर गई। तो दोस्तों, ये विज्ञान की खेती है, मतलब दिमाग की खेती है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कौन सी फसल को कब बोना है, कैसे बोना है, और फसल की पैदावार लेने के लिए आपको ज़मीन की फर्टिलिटी, मेरा मतलब उसकी उपजाऊपन पर ध्यान देना है। दोस्तों, किसान या गार्डनर को अब ये सोचना पड़ेगा कि जब मैंने बाज़ार से अच्छे बीज खरीदकर अच्छे बीज की बुआई मैंने ज़मीन में की तो मुझे अच्छी पैदावार क्यों नहीं मिली। दोस्तों, अगर ज़मीन बीमार है, अस्वस्थ है और बंजर है तो उससे मिलने वाली फसल भी अस्वस्थ होगी, और उसी फसल को जब मनुष्य खाएगा तो वो भी अस्वस्थ होगा, और उसी फसल के अवशेष को जब पशु खाएगा तो पशु भी अस्वस्थ होएगा। तो दोस्तों,
इसके लिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है, हमारी ज़मीन के नीचे पानी कितना है और हमारा खेत कौन से क्लाइमेट में आता है। तो दोस्तों, खेती प्राकृतिक को समृद्ध बनाए रखने का विषय है और अगर हम सब लोग इस व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे तो खेती में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और ऐसा करने से धन भी आएगा और धन के साथ साथ सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तो दोस्तों, आप सभी भूमि की सामर्थ्य के अनुसार फसल को बोएं एवं ज़मीन की सामर्थ्य को भी बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आप इस जानकारी को आगे ज़रूर भेजें जिससे कि दूसरे किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, खेती में छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के हम बड़ा लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, अपनी बात को मैं यहीं विश्राम देता हूं और फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर सुख और समृद्धि के साथ अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा काम कर जाएं कि वह खुले आसमान में खुलकर खुशहाल ज़िंदगी को जी पाएं। धन्यवाद।